जय हिंद एंड वेलकम बैक फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू ऑल आर इन वेरी ग्रेट हेल्थ। और आज हम कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग और डायनेमिक चैप्टर जो है जुडिशियल एक्टिविज्म। वैसे न्यूज़ में तो आपने सुना ही होगा ये टर्म रोज ही, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से चाहे वो यूपीएससी का सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, सिविल सर्विसेज हो, एसएससी हो, हमने इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। तो एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर में हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं रटेंगे। पहली बात तो हम लॉजिकली समझेंगे कि आखिर क्यों जुडिशरी कभी कभी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में इंटरफेयर करती है। इसमें हम जुडिशियल एक्टिविज्म प्लस जुडिशियल रेस्ट्रेंट का डिफरेंस भी देखेंगे और समझेंगे कि एक्टिविज्म और ओवररीच के बीच में वो फाइन लाइन क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट वैसे तो ओरिजिनली यूएसए से आया था, बट इंडिया में मिड 1970 के बाद इसने डेमोक्रेसी को कैसे रीसेप किया वो भी आज हम इस डिटेल में देखेंगे इस सेशन में। तो आई होप यू आर वेरी ईगर टू स्टडी दिस चैप्टर। और अप्रोच सेम रहेगा। हमने इस चैप्टर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है फ्रॉम दिस बुक एम लक्ष्मीकांत, और इसमें हर पार्ट को हमने इंक्लूड किया, कुछ भी मिस आउट नहीं किया। एंड इन द एंड हमारे पास कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी है जो हम ट्राई करेंगे इस चैप्टर को ब्यूटीफुली पहले पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम गो थ्रू हो जाए, अच्छे से समझ जाए, उसके बाद विल ट्राई टू टच दोज क्वेश्चंस एंड देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम आज सॉल्व कर पाते हैं। एंड जितने भी कर पाते हैं प्लीज़ आप कमेंट डाउन किया करो अपने जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, जो भी आपके सजेशंस है वो बताया करो। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई जो भी हार्डवर्क है जो मैं कर रहा हूँ एंड वट एवर अप्रोच आई एम फॉलोइंग, इफ़ यू आर रियली लाइकिंग दैट कॉन्सेप्ट, kindly hit the like button and subscribe and kindly share with other fellow aspirants. It would be really helpful for me. So without wasting any further time, let's deep dive into this chapter, that is the judicial activism. Okay, so as usual, देखो जुडिशियल एक्टिविज्म ना मोस्टली होता क्या है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अपना कुछ भी ऑर्डर ला सकती है, कोई लॉ ला सकती है, बट अगर वो लार्जर टर्म पे पॉपुलेशन को इफेक्ट कर रही है तो जुडिशरी को बीच में आना पड़ेगा। जुडिशरी वहाँ पे चुप नहीं रह सकती है क्योंकि उसको, अब देखो लॉ बनाने का काम तो किसका है, लेजिस्लेटिव का है, एग्जीक्यूटिव का है। बट इस जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के पास भी पावर आ जाती है कि वो भी लॉज बना सकती है। अब एयर क्वालिटी के ऊपर ही बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है कि एयर क्वालिटी का जो मुद्दा है वो सेंटर पार्लियामेंट को उसके ऊपर लॉ बनाना चाहिए। बट जैसे ही एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड होने लग गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले क्रैकर्स पे बैन लगा दिया दिल्ली के अंदर। तो वो काम किसका था? है तो लेजिस्लेटिव का काम, बट जुडिशरी ने भी एक लॉ बनाया और उसके ऊपर काम किया। तो दिस इज व्हाट जुडिशियल एक्टिविज्म रियली मीन्स कि जुडिशरी आपके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में आके इंटरफेयर कर सकती है। तो ऑब्वियस ही बात है, अब जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशरी को इतनी पावर दी जा रही है तो लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में टसल तो चलेगा ही। एंड वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो वो सब कुछ इस चैप्टर में हम देखेंगे, कैसे लॉज बनाए जाते हैं, कैसे जुडिशरी उस पर अपना काम करती है। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? जैसे मैंने बताया कि ओरिजिनेट हुआ था यूएसए के अंदर, जहाँ पे पहली बार इसको कॉइन किया गया था 1947 बाय आर्थर स्क्लेंजर जूनियर के द्वारा, जो एक अमेरिकन हिस्टोरियन और एजुकेटर भी हैं वहाँ के। तो ये टर्म पहली बार वहाँ यूज़ किया गया था, यूएसए में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। देखो, यूएसए में इसका ओरिजिन हुआ 1947 में, वो वापस यहाँ पे इंडिया आता है, वापस नहीं सॉरी इंडिया में आता है कब? मिड 1970s के में इंट्रोडक्शन होता है उसका इंडिया में फाइनली। अब पायनियर्स कौन कौन है इंडिया में जो इसको लेके आते हैं और उसको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाते हैं? तो ये देखो, जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर, पी एन भागवती, चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस डी ए देसाई। ये कुछ ऐसे पायनियर्स है जो लिटरली जुडिशियल एक्टिविज्म को इंडिया में एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। ये है हमारे, देखो, जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर एंड दिस इज जस्टिस पी एन भागवती, द पायनियर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। ओके, सो मीनिंग, अब मीनिंग की बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है? देखो यहाँ पे पीआईएल का मैंने बता रखा है कि कैसे एक पीआईएल फाइल करके बंदा किसी भी पर्टिकुलर जो सेक्शन है सोसाइटी की या पर्टिकुलर सिंगल पर्सन भी है, अगर वो किसी चीज़ से उसकी डिग्निटी को हर्ट हो रहा है या फिर उसको अपने राइट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे एक पीआईएल करके, या फिर कैसे इन्वायरमेंटल एक्शन, बॉन्डेड लेबर ग्रुप, सिविल राइट्स, वुमेन राइट्स, पॉवर्टी राइट्स के ग्रुप, इन सब बीचों में कैसे जुडिशरी ने इंटरफेयर करके इनके प्रोटेक्शन के लिए एक लॉज बनाए, कैसे इनको एक प्रोटेक्शन दिया, वो भी इसमें देखने चाहेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट डिनोट्स द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन एंड प्रोमोटिंग जस्टिस इन सोसाइटी। देखो, जुडिशरी ने एक बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत, और ये सिटीजन के राइट्स या फिर उनके जो जस्टिस मिल सके उसको, उनके वेलफेयर के लिए ये वर्ड और उसके लिए काम करती है। अब assertive role, it implies an assertive role by the judiciary
फोर्स द अदर टू ऑर्गन, बाकी दो ऑर्गन कौन कौन से, एक तो जुडिशरी हो गया, दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा एग्जीक्यूटिव। तो जुडिशरी जो है आपकी वो बाकी दोनों ऑर्गन पे नजर रखती है और वो कुछ प्रॉब्लम ना कर पाए उनको ऐसा फोर्स करके, उनको एक फोर्स रखती है उनके ऊपर ताकि वो अपने काम को प्रॉपर ही कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के तहत आके अपना काम कर सके। वो कौन सी दो बॉडी है, लेजिस्लेचर भी और एग्जीक्यूटिव भी। लेजिस्लेचर वो जो पार्लियामेंट में बैठ के लॉ बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव वो जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, तो जुडिशियल डायनामिज्म। ठीक है, एक जुडिशियल एक्टिविज्म और दूसरा इसका एक दूसरा नाम भी, अल्टरनेटिव नेम क्या है उसको बुलाया जाता है, जुडिशियल डायनामिज्म। तो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज द एंथेसिस ऑफ जुडिशियल रेस्ट्रेंट विच मीन्स द सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द जुडिशरी। इसका ऑपोजिट मीनिंग देखो क्या होता है, जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ। अब रेस्ट्रेन मतलब किसी को रोक लगाना, तो जुडिशरी जो होती है अपने आप को रोकती है कि हर एक्शंस में, चाहे वो लेजिस्लेटिव का या एग्जीक्यूटिव का, उसमें इंटरफेयर ना करे। तो वो होता है आपका जुडिशियल रेस्ट्रेन। बट जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, एक्टिवली पार्ट लेना, उसमें इंटरफेयर करना। अब की कोट क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग जुडिशियल पावर दैट मोटिवेट्स जजेस टू डिपार्ट फ्रॉम नॉर्मली प्रैक्टिस स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू जुडिशियल प्रेसिडेंस इन फेवर ऑफ द प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज। मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरीका है, जैसे अब जो जज है आपके, वो जज सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हैं जुडिशरी के कुछ कुछ जजमेंट देने के लिए, बट जुडिशियल एक्टिविज्म उनको मोटिवेट करता है कि आप प्रोग्रेसिव और नए सोसाइटी के लिए भी काम करो और उनके मेजर मास लोगों को डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सको, और उनको कुछ भी जैसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी जज को ही लेके आना चाहिए। तो वो बेसिकली जुडिशरी को फोर्स करता है कि आप सोशल पॉलिसीज प्रोग्रेसिव सोसाइटी के ऊपर काम करो। बेसिकली फोर्स नहीं करता, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कि आप इनके लिए स्टेप्स लो, इनके लिए नए नए इम्प्लीमेंटेशन करते रहो। अब रिलेशनशिप विद पीआईएल, द कॉन्सेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब देखो, पीआईएल के तहत पहले क्या था, जो पर्सन अफेक्टेड है, ये पर्सन अगर अफेक्टेड है तो सिर्फ यही पीआईएल दायर कर सकता था, अपने पिटीशन को कोर्ट में जाके बात कर सकता था। अब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, या फिर एक सिंगल पर्सन भी है जिसको हैरेस किया जा रहा है, बट उसको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, तो आप उसके मतलब बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर सकते हो, हाई कोर्ट में दायर कर सकते हो, कोर्ट्स में। वो कोर्ट सुनवाई करेगी उसको एक्सेप्ट करने के बाद, तो एक तरीके से आप उसके खिलाफ पीआईएल करो, या फिर डायरेक्ट कोर्ट भी उस पर्सन को प्रोटेक्शन के लिए, अगर कोर्ट की नज़र में आ जाता है कि ये पर्सन क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो डायरेक्ट कोर्ट भी उस पर अपने सुनवाई कर सकता है वो केस को अपने पास लेके। तो बेसिकली ये है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म। Okay, so now we are moving towards the judicial review versus judicial activism. अब देखो, रिव्यू वर्ड से आप समझ रहे होगे और एक्टिविज्म वर्ड से आप समझ रहे होगे क्या कहना चाहता है। सबसे पहले देखते हैं रिव्यू वर्ड से क्या है। तो अगर आप मान लो कि किसी भी पर्टिकुलर लॉ या किसी को एक बार रिव्यू करना और बताना कि क्या वो लॉ वहाँ पे सही था, कंसिस्टेंट था कॉन्स्टिट्यूंसी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ या फिर नहीं था, तो ये हो गया। और एक्टिविज्म क्या हो गया कि एक्टिवली पार्ट लेना, उसमें इंटरफेयर करना। So activism as a version of review, judicial activism as a version of judicial review where judges participate in law making policies. ठीक है, एक्टिविज्म में क्या हो गया, आपके लॉ मेकिंग पॉलिसीज में पार्ट लेते हैं और लॉज बनाते हैं, बट रिव्यू में क्या होता है कि जो लॉ बन चुका है उसको रिव्यू करके बताते हैं कि वो सही है या नहीं। अब जैसे यहाँ पे बात की जाए, जैसे कि देखो पीआईएल पहले क्या था, वही दायर कर सकता था जो उससे अफेक्टेड हो, जो पर्सन अफेक्टेड है सिर्फ वही पीआईएल दायर कर सकता था। बट कोर्ट ने इसके जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया और बोला कि कोई भी इसको लाइक फाइल कर सकता है इस पीआईएल को उसके बिहाफ पे। इन केस मान लो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन की डिग्निटी हर्ट हो रही है, कोई भी हो, जैसे लाइक रोड साइड कोई पर्सन हो या फिर कोई किसी के शॉप हो या कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसके साथ वो आप अनफेयर होते हुए देख रहे हो, बट उस पर्सन के पास पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है और आपके पास है, तो आप उसके बिहाफ पे पीआईएल दायर कर सकते हो और उसकी सुनवाई की जाएगी। तो देखो, पीआईएल की जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी गई, एक्सपेंड किया गया, तो ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट आ गया। At this broad level, any occasion where a court strike downs or duly enacted legislation fall under the rubric of judicial activism. आई होप इस पॉइंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा कि जब कोई कोर्ट के लॉ को भी स्ट्राइक डाउन कर देता है, सॉरी पार्लियामेंट के लॉ को भी कोई स्ट्राइक डाउन कर देता है कोर्ट, तो वो भी जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है, एक्टिवली पार्ट ले रहा है। अब वाई डू जजेस इंटरवेन, इंटरवेन करते क्यों है? देखो, डॉक्टर बी एल वधेरा के रीजंस क्या दिया उन्होंने, कि सबसे पहला तो जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ना, व्हेन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फेल टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन एरोडिंग सिटीजन कॉन्फिडेंस। देखो, अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है ना, किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे काम कर ही नहीं रही है, कोई लॉ लेके नहीं आ रही है, सॉल्यूशन ले निकाल नहीं रही है,
तो इससे क्या होगा, जो सिटीजन्स का ओवरऑल कॉन्फिडेंस होगा कंट्री के प्रति वो तो गिरेगा ना, या गवर्नमेंट के खिलाफ, और उससे क्या होगा, गवर्नमेंट भी गिरेगी। तो अब क्या, प्रेशर ऑन जुडिशरी, जुडिशरी के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है, क्योंकि सिटीजन जो है वो जुडिशरी की तरफ एक बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं कि कोर्ट ही है लास्ट में उनका जो राइट्स की प्रोटेक्शन करेगा, और पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव पे प्रेशर डालेगा ताकि उस काम को करवाया जा सके। तो लोग जो है बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से जुडिशरी की तरफ देखते हैं। तीसरा क्या है, जुडिशियल एंथुजियाज्म, जजेस को भी पार्टिसिपेट करना सोशल वर्क्स में बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि ये देखो, ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो जजेस जो है ना वो लोकल पर्सन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, जहां वो रूट कॉज जानते हैं लोगों का क्या है क्या नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जजेस नहीं चाहते हैं कि वो उनको फाइनली हर बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, उनके सॉल्यूशन उसके पास पहले से ही हो और वो कन्वीनियंट लाइफ जी सके। इसके लिए जजेस भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सोशल रिफॉर्म्स में, जैसे कि पीआईएल वगैरह दायर करने के लिए, कि उनको एनकरेज करते हैं लोगों को, ताकि मोटिवेट करें और एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना एक दूसरे की भलाई के लिए काम कर सके, और ओवरऑल जो है हमारे कंट्री का ग्रोथ हो सके। अब क्या है, लेजिस्लेटिव वैक्यूम, देखो देयर में भी एरियाज वेयर नो लॉज एग्जिस्ट। अब कुछ तो, अब देखो कंट्री में बहुत से पर से पार्ट है, बट हर किसी का लॉ बनाना कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कभी कभी ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं, ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पे लॉ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पे कोर्ट को इंटरवेन करके उस पर्टिकुलर सोशल नीड को वहाँ की उस जगह की पूरी करने के लिए कोर्ट को इंटरवेन करके वहाँ के लिए एक्ट बनाना पड़ता है, लॉ बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे कोर्ट को आना पड़ता है। Constitutional scope. The Constitution itself has provisions that give the judiciary enough scope to play an active role. देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही एक्टिव रोल प्ले करने के लिए, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू वगैरह हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पहले ही कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है ये पावर कि आप इंटरवेन करो और चीज़ों को अच्छे वे में करने की कोशिश करो और एक्टिव रोल अपना प्ले करो। अब सुभाष कश्यप है, उनका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि इंटरवेंशन हैपेंस व्हेन द लेजिस्लेचर फेल्स इट्स रिस्पांसिबिलिटी, और इन केस ऑफ हंग लेजिस्लेचर, मतलब अगर कोई सरकार कमजोर है जो अपने काम को फुलफिल नहीं कर पा रही है, प्रॉपर तरीके से अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रही है, उस केस में सुभाष कश्यप के द्वारा ये बोलना है कि उस केस में कोर्ट को आना पड़ता है और लॉ बनाने पड़ते हैं। when those in power are afraid of taking honest decision and pass the burden to courts। अब कोई लॉ में बैठा हुआ है, गवर्नमेंट में, टू अफ्रेड है, डरा हुआ है डिसीजन लेने से, तो वो क्या करता है, अपने बर्डन को कोर्ट के पास छोड़ देता है कि आप देखिए, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट को वोट चाहिए, तो वो ऐसे डिसीजन लेने से कतराती है जिससे उनके वोट्स गिर जाए। और when the courts are misused by an authoritarian government for ulterior motives, जब मिसयूज किया जा रहा हो गवर्नमेंट के द्वारा, तब भी कोर्ट को आना पड़ता है। अब समटाइम्स क्या होता है, कोर्ट देमसेल्व्स फॉल विक्टिम टू द क्रेज ऑफ पॉपुलिज्म एंड पब्लिसिटी। पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी की वजह से क्या होता है कि कभी कभी कोर्ट भी विक्टिम बन जाते हैं। सो बेसिकली ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं वैसे। सुभाष कश्यप और हमारे कितने बीएल वगैरह, इनके अपने अपने ओपिनियंस थे और ये क्या कहना चाहते थे, जस्टिफिकेशन थे कि इसके जुडिशियल एक्टिविज्म के ये क्यों हैं और इसके बेनिफिट या फिर नेगेटिव क्या है। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिवेटर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। उपेंद्र बख्शी, ये क्या है ना, इंडिया के एक लीगल एडवाइज़र हैं, रह चुके हैं, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, प्रोफेसर भी रह चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आई थिंक वाइस चांसलर नहीं, बट प्रोफेसर रह चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो इनके ओपिनियंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ये इन्होंने कुछ बताया, एक्टिविस्ट जो एक्टिवेट करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया में। तो पहले सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जो कि सोशल और पॉलिटिकल राइट्स पे फोकस रखते हैं और ये इनके मुद्दों को उठाते हैं, तो इसमें कोर्ट इंटरवेन करता है। पीपल राइट्स एक्टिविस्ट जस्ट लाइक दिस। कंज्यूमर राइट्स ग्रुप जो कि कंज्यूमर के अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करता है। बॉन्डेड लेबर ग्रुप्स, और फिर है सिटीजन्स ऑफ एनवायरमेंटल एक्शन। ये कुछ ऐसे एक्टिविस्ट ग्रुप हैं जो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिसकी वजह से कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता है। अब सिटीजन्स ग्रुप अगेंस्ट लार्ज, ये कुछ ऐसे हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, प्रोटेक्शन पॉवर्टी राइट्स ग्रुप, कस्टोडियल राइट ग्रुप्स। तो ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो आवाज़ उठाते रहते हैं अपने ग्रुप्स के रिलेटेड मुद्दों पे, और कोर्ट इसकी वजह से लेजिस्लेशन को इंटरवेन करके सॉल्यूशंस निकालता है। नाउ अप्रीहेंशंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, तो उपेंद्र बख्शी ने डिस्क्राइब किया है कुछ ऐसे डर भी जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से बना रहता है। सबसे पहला आइडियोलॉजिकल फियर्स। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोर्ट्स के पास ज़्यादा पावर आ गई, वो भी लॉ बना सकते हैं, तो बेसिक सी बात है कि आपके लेजिस्लेशन की पावर को ओवर रूल कर दिया जाएगा। बिकॉज देखो, एक BS3 पावर जो व्हीकल इंजन होती है ना, जैसे BS6 चल रहा है अभी, तो वैसे BS3 इंजन थी, पहले पॉल्यूशन ज़्यादा करी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इस पर्टिकुलर इंजन पे ही बैन लगा दिया। बट देखा जाए तो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम था, बट काम किसने किया, ये कोर्ट ने काम किया। वैसे लिकर का जो बैन हुआ था हाईवेज के ऊपर,
तो ये सब के सब कोर्ट्स ने बैन लगाए थे, जबकि देखा जाए तो ये आपके गवर्नमेंट को लगाना चाहिए था, बट लॉस कोर्ट बना रहे थे। तो इसकी वजह से बोला जाता है आइडियोलॉजिकल फियर, जहाँ पे बोला बोला गया है कि कोर्ट्स जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि अप्राइज कर रहे हैं पावर लेजिस्लेशन या फिर एग्जीक्यूटिव दोनों के। दूसरा एपिस्टेमिक फियर, जहाँ यहाँ पे ये है कि क्या जजेस के पास प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज है उस मिनिस्ट्री के द्वारा, उस फील्ड से द्वारा, कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले सके। दूसरा वही वर्कलोड बढ़ जाएगा कोर्ट के ऊपर। विल पासिंग ऑर्डर दैट एग्जीक्यूटिव माइट इग्नोर एंड और सिंबॉलिक अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, मतलब कि अगर मान लो कोई कोर्ट ने लॉ पास किया बट एग्जीक्यूटिव उसको फुलफिल करवाने में थोड़ा हिचक रही है या फिर थोड़ा लेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उससे क्या होगा, सिंबॉलिक अथॉरिटी जो होगी कोर्ट की, उस पर ऑब्जेक्शन उठेगा कि आपकी पावर के ऊपर। डेमोक्रेटिक फियर्स, पीआईएल जो है वो क्या करता है, डेमोक्रेसी की पॉलिसी को थोड़ा कम करेगा, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हर कोई पीआईएल किसी और के मुद्दे पे भी लगा सकता है। देन बायोग्राफिक फियर्स, अब यहाँ क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद जजेस को बहुत से पोस्ट मिलने होते हैं, जैसे कि हेड ऑफ द ट्रिब्यूनल, ह्यूमन राइट कमीशन का हेड, या फिर गवर्नर की पोस्ट। तो अगर गवर्नमेंट के साथ उनके टसल चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनके लिए। देन देयर इज द जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रेस्ट्रेन। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, एक्टिविज्म एक्टिवली पार्ट कर रहा है, रेस्ट्रेन का मतलब अपने आप को रोकता है। जो कोर्ट होगा अपने आप को रोकेगा, इंटरवेन नहीं करेगा। तो यही है जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मतलब, कि सपोर्टर्स कंटेंडेड एट द रोल ऑफ जजेस शुड बी स्क्रिप्टली लिमिटेड होना चाहिए उनके जजेस। रोल क्या है कि लॉ मेकिंग चीज़ों को उनको छोड़ना पड़ेगा, उनके बीच में इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। पर्सनल वैल्यू को अपनी आगे नहीं करना पड़ेगा, और जो भी उनकी पर्सनल वैल्यू कोर्ट को वो अपने पास ही रखना होगा। और ओरिजिनल इंटेंट, दे शुड बी गाइडेड बाय द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के जो भी ऑथर्स ने जो लिखी हैं उसी बातों को, मुद्दे को आगे लेके चलना होगा, और सिर्फ उतने ही चीज़ों पे वो आवाज़ उठा सकते हैं, उसके बाद कोर्ट का लिमिटेशन खत्म हो जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू का, जुडिशियल रेस्ट्रेंट का है कि यूएसए मॉडल में क्या था कि कोर्ट अनडेमोक्रेटिक था, नॉन इलेक्टिव है, तो उसको अपने डेमोक्रेटिक ब्रांचेस तक नहीं जाना चाहिए, उसको अपने आप को एक लिमिट में ही रखना चाहिए। ये यूएसए मॉडल का है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ क्वेश्चनेबल ओरिजिन। जुडिशियल रिव्यू की बात कर रही है कि उसकी जो पावर है, ओरिजिन कहाँ से हुआ था, वो आज भी क्वेश्चनेबल है। अब द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म जो होता है, अब देखो फेडरलिज्म के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी कुछ पावर देनी पड़ेगी कि वो अपने मुद्दों पे खुद ही उठा सके बात, वहाँ पे हर कोई इंटरवेन नहीं कर सकता है, वरना फेडरलिज्म स्ट्रक्चर खराब होगा। अब प्रैग्मेटिक्स असम्पशन की बात करते हैं तो कोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन कांग्रेस एंड एग्जीक्यूटिव फॉर रिसोर्स एंड कंप्लायंस, सो इट शुड नॉट ओवरस्टेप। ठीक है, कोर्ट जो है आपका डिपेंडेंट है कांग्रेस, जो भी आपकी पार्टी है जो करेंटली गवर्नमेंट है उसके ऊपर, कि वो उसको रिसोर्सेज या कंप्लायंस दे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे दे, या जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए वो एक तरीके से बेसिकली जो टैक्स आ रहे हैं गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, उसके अकॉर्डिंग ही मिलना चाहिए। तो यही कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे बोला जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर रहने दो, और दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरस्टेप नहीं करना चाहिए, अदरवाइज दोनों के बीच में टसल ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब 2007 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है, उन्होंने ये बोला कि सेपरेशन ऑफ पावर, जजेस मस्ट नॉट ट्राई टू रन द गवर्नमेंट, दे मस्ट हैव मोडेसिटी एंड ह्यूमैनिटी एंड नॉट बिहेव लाइक एम्परर्स, मतलब जजेस को गवर्नमेंट रन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनकी अपनी एक मोडेसिटी और ह्यूमिलिटी है जिसको बरकरार रखनी चाहिए, और अपने आप को एक एम्परर की तरफ फील नहीं करना चाहिए कि हाँ हम कुछ भी लॉ ला सकते हैं, हम हर बात पे इंटरवेन कर सकते हैं। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, उसके अंदर ही आपको रहना पड़ेगा, और हर समय आप एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव को काम नहीं कर सकते हो एक पर्टिकुलर मुद्दे पे ही, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल, लार्ज पॉपुलेशन को अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तब कोर्ट इंटरवेन कर सकता है, ऐसे नहीं। कोर्ट ने वार्न किया था कि ओवर रीच नहीं होना चाहिए, आप दो डोमेन के जो ऑर्गन्स है, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है, उनके ऊपर आप ज़्यादा पावर अपनी नहीं बिठा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि कोर्ट को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास एक्सपर्टीज़ है उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन की, कोई भी मिनिस्ट्री है उसके पास ऐसे पर्सन्स, ऐसे लोग, एक्सपर्ट्स हैं जो उसके उस मिनिस्ट्री को चला रहे हैं, बट वो कोर्ट के पास ऐसा पॉसिबल नहीं कि हो सके। तो यही कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे बताई जाती है कि अगर लेजिस्लेशन फेल होता है तो रेमेडी पीपल के पास है, कि वो दोबारा वोट करके या फिर वो नई गवर्नमेंट को फॉर्म करे। ऐसा जुडिशरी के ऊपर नहीं है कि हर बात पे जब भी हो तो जुडिशरी ही उस पार्ट को टेक ओवर करके वहाँ पे इंटरव्यू करने लग जाए। और बैलेंस ये है कि जुडिशियल रेस्ट्रेंट कंसिस्टेंट विद द बैलेंस ऑफ पावर एंड प्रोटेक्ट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ। तो यही कुछ बोला जा रहा है कि बैलेंस बना के रखने की बात हो जाएगी। तो ये चैप्टर वैसे देखा जाए तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट बहुत छोटा सा था, और एक सिंपली सी बात यह है कि जहाँ पे जुडिशरी इंटरवेन करती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में और एक लॉ लेके आती है, पर्टिकुलरली यही बात करता है ये चैप्टर। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो आई वांट यू टू पॉज द वीडियो
एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व। और ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आंसर देख लेना, आंसर्स है नीचे, मैं स्लाइड करूंगा अभी आंसर दिखेंगे, बट ट्राई करना कि इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का। एंड अगर नहीं आता है तो नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन और आंसर दे रखा है, जो आप पॉज करके या फिर प्ले करके देख सकते हो। दिस इज द क्वेश्चन वन, देन दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू, then this is the question number three. I hope you are pausing the video and then solving these questions. This is the next question. Okay, so this was all about the questions, and we have finally concluded this chapter. That is a judicial activism, and I hope आप सबको सब समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एंड इस चैप्टर में कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, और अगर कुछ डाउट होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से दोबारा 3 बार 4 बार देखो, अपने आप ही आपके सारे वीडियोस अपने डाउट क्लियर होते जाएंगे। सो विल मीट यू वेरी सून विद द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज़ द PIL। और उस चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट आएगा और आपके रियल राइट्स आपको पता चलेंगे। एंड आपके खुद के नहीं, आप दूसरों के वेलफेयर के लिए भी काम कर सकते हो वो जानने के बाद। सो विल मीट यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, स्टे मोटिवेटेड, स्टे हाइड्रेटेड। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।